आज हम लोग एक नया चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, हिंदी में जिसको संघवाद कहा जाता है। तो पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये पढ़ा कि दो देशों का हमने स्टडी किया था। एक बेल्जियम का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसका स्टडी किया और एक श्रीलंका का किया। दोनों में कॉन्ट्रास्ट किया था, दोनों में प्रॉब्लम सेम था, है ना। लेकिन मैंने क्या बताया कि बेल्जियन लीडर्स जो थे वो बड़े ही उसके पास में फार साइटेडनेस था और उसका उन्होंने स्टडी किया कि अगर हमको अपने देश को यूनाइट रखना है तो क्या करना होगा। श्रीलंका वालों ने इस बात को नहीं समझा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि प्रैक्टिकली बेल्जियम कन्वर्टेड फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कभी सॉफ्ट पावर हुआ करता था, उन्होंने क्या किया, पावर को डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट मीन्स वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को रिड्यूस करके और जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट था उसको जो है उन्होंने पावरफुल बनाया। यही बेसिक बात है। श्रीलंका प्रैक्टिकली उस बात को नहीं किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि श्रीलंका इज स्टिल एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलेंगे हम? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन सेट ऑफ गवर्नमेंट इज टू मच पावरफुल। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन एग्जिस्ट, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स may exist, but sometimes powers are given, sometimes powers are taken. It means they are working like subordinate. Here the relation between the central government and state government is the relation between master and slave. But federalism is that form of government in which at least how many forms of governments are required? 2 at least. 3, 4 may whatever, no problem. But at least to be a federal country 2 forms of governments are required. And here powers are constitutionally divided between the central authority and the constituent unit. Very clear? Powers are distributed constitutionally. It means central government is not authorized to interfere in the matter of state government. State governments are not subordinates to the central government. They work independently. Whatever the subjects are given in them, they are independent. They work like independent unit. Okay. तो प्रैक्टिकली बेल्जियम ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट कर लिया और श्रीलंका ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया। तो ये डिफरेंस हो गया आपका। समटाइम द क्वेश्चन कम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वंस अगेन आई एम डिफाइनिंग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the central authority is very powerful. State governments are present, but the state governments work like subordinate. Sometimes the central government gives them power and sometimes the powers are taken. In against of it, the federal form of government is that form of government in which at least 2 sets of governments are required, and here powers are constitutionally divided between the central authority as well as in the constituent units. They work independently because the powers are distributed according to the constitution and they work according to the constitution. It means in federal form of government both the governments have independent unit, मतलब independent existence. तो इस आधार पर आज अगर हम देखें तो आउट ऑफ 193 कंट्रीज, 193 देश में केवल 25 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने फेडरल व्यवस्था को एडॉप्ट किया है और यहाँ पर दुनिया के लगभग 40% लोगों की संख्या है। 25 देश बड़े बड़े, तो स्वाभाविक रूप से हम बड़े देश का नाम लेंगे, हम कनाडा का नाम लेंगे, हम अमेरिका का नाम लेंगे, हम ब्राज़ील का नाम लेंगे, हम अर्जेंटीना का नाम लेंगे, हम इंडिया का नाम लेंगे, हम चाइना का नाम लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया का नाम लेंगे, दीज आर बिगर, साउथ अफ्रीका का नाम लेंगे, हम इथोपिया का नाम लेंगे, नाइजीरिया का नाम लेंगे, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम का नाम लेंगे, श्रीलंका का जर्मनी का नाम लेंगे। दीज आर द कंट्री वेर वी फाइंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो क्या खासियत होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ फेडरल कंट्री और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको कुछ फीचर जो है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहला फीचर ये है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर कर रहा है कि एटलीस्ट हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड? 2, मोर देन 2 इज प्रेजेंट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एटलीस्ट टू बी अ फेडरल कंट्री हाउ मेनी सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड? 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा, व्हाट इज रिटन देन कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction. Citizens are same. For the Indian government also we are Indian, for the Bihar government also we are Indian, and for the local self government also we are Indian. So citizens are same. Governments are suppose 3. So governments rule in their own jurisdiction. As for example, जब फॉरेन पॉलिसी की बात आएगी या देश के जब डिफेंस की बात आएगी
तो वहाँ हम किसके अंडर में चले जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चले जाते हैं। लेकिन जब रोड की बात आ जाती है, रोड पर टैक्स देने की बात आ जाती है, तो उस समय या जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए हम किस पर डिपेंड हो जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट पर। या मान लीजिए लोकल लेवल की जो बातें हैं, जो लोकल लेवल की है, मान लो एक हटिया का या एक हाट में टैक्स को कलेक्ट करना है, तो वो काम किसके अंडर में आ गया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर में। इसका मतलब यह हुआ कि सिटीजन तो सेम है, लेकिन उसको अलग अलग स्फेयर में, अलग अलग एरिया में उसका गवर्नमेंट अलग अलग हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिटीजन्स आर सेम but the level of governments are different and they rule according to the jurisdiction decided by the constitution. Very clear? Second point is very clear. अच्छा, the jurisdiction of respective level of or tiers of government are specified in the constitution. ऐसा नहीं है, मुँह जुबानी नहीं होता है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 8th शेड्यूल है, 8वां शेड्यूल है। इसमें पावर को बिल्कुल बांट दिया गया है। किस लेवल में या किस एरिया में कौन सा गवर्नमेंट कानून बनाएगा, ये स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि हमारे जो फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इस बात को समझ रहे थे कि हम डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर रहे हैं और ऐसी परेशानियां आ सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आप किस सब्जेक्ट पर बनाओगे, स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया आप किस सब्जेक्ट पर बनाओगे, और आने वाले समय में अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा तो वो क्या करेगा, ये स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्दो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकता है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको मान्यता दे रही है, इसलिए सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बोलिएगा कि सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजंस क्या है? तो जो फंडामेंटल प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग प्रीएम्बल को याद करते हैं, हम लोग स्कूल के दिनों में भी प्रीएम्बल को याद करते थे। तो आप जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ वर्ड्स है उसको याद कीजिए, तो सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, हाँ, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी हो गया, ये सब बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रीएम्बल में मेंशन है। तो हम उसको फंडामेंटल प्रोविजन बोलते हैं, मूल सिद्धांत बोलते हैं। ये सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मूलभूत चीज़ों में परिवर्तन लाना है, इफ़ यू वांट टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू डू। इट मीन्स इन दैट टाइप ऑफ changing there is requirement of the consent of both level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. फंडामेंटल कैरेक्टर को जब हम चेंज कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रोविजन को जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करेंगे, तो अकेले कोई सरकार इसको नहीं कर सकती है। इसमें दोनों सरकारों की कॉन्सेंट चाहिए, मतलब दोनों सरकारों की स्वीकृति चाहिए, तब ये बात हो सकती है। अच्छा, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना है वो ये है कि जहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो कोर्ट्स होता है ना, उसका रोल एक अंपायर का हो जाता है। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में, चाहे वो T20 मैच हो या वनडे मैच हो या टेस्ट मैच हो, किसी भी तरह के फॉर्मेट में आप देखिए, द रोल ऑफ अंपायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डिसीजन ऑफ द अंपायर इज जनरली नॉट क्रिटिसाइज्ड, चेंज्ड। ठीक है, जनरली, क्योंकि उसका जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। तो इसी कारण से जहाँ जहाँ भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ जो जुडिशियरी है, ये जुडिशियरी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जब भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी भी बात को लेकर के कोई मनमुटाव होगा, तो जो जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से, वो सुप्रीम होगा। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 50 ईयर्स या 60 ईयर्स बिफोर लिखा गया, मान लीजिए 1950 में लिखा गया, 26 जनवरी 1950 को हमने इन्फोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन को। उस समय की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। उस समय जो भाषाओं का प्रयोग हुआ, उस समय जो शब्दों का प्रयोग हुआ, उसके पीछे क्या सेंटिमेंट रहा, तो ये थोड़ा सा जानना मुश्किल काम होता है ना। किस सेंस में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या चाहते थे, तो उन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने का अधिकार जुडिशियरी को होता है। जुडिशियरी इज रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्या करने का अधिकार जुडिशियरी को दिया गया है। एंड पावर टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और कौन सा पावर किस गवर्नमेंट के मातहत है ये भी डिसाइड कर देता है। अगर मान लीजिए किसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो जो डिसीजन कोर्ट की तरफ से आएगा वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। अब मान लीजिए दोनों गवर्नमेंट या तीनों गवर्नमेंट पावर को इंजॉय कर रहा है, उसको लेकर के मान लीजिए सरकारों के बीच में अगर थोड़ी सी अनबन हो जाए तो मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट जो होगा फुल एंड फाइनल होगा। किसी भी सरकार को उसको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मनी इज सम एवरीथिंग। तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सेंट्रल लेवल पर बना सकते हैं, स्टेट लेवल पर बना सकते हैं, कैपिटल में बना सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन फॉर द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो सरकार, एक डेमोक्रेटिक सरकार जो होती है उसकी अपनी कोई पैसा नहीं होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टैक्सेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इनसाइड द कंट्री। तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अनेक तरह का रेवेन्यू होता है, डायरेक्ट रेवेन्यू होता है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू होता है, उसके बारे में बाद में हम लोग बात करते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हर सरकार को काम करने के लिए पैसा चाहिए होगा, हर सरकार को काम करने के लिए पैसा चाहिए होगा, इसलिए पैसा का व्यवस्था तो होना जरूरी है ना। तो इसी कारण से सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। आर्थिक रूप से सब सरकार स्वायत्त रहे, स्वतंत्र होकर के काम करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी तय कर दिया है कि किस सोर्स से किस गवर्नमेंट को आमदनी होगी, है ना। और अगर मान लीजिए सेंट्रल अथॉरिटी कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो सेंट्रल अथॉरिटी उस टैक्स को कैसे डिवाइड करेगी, तो हमारे यहाँ फाइनेंस कमीशन भी वित्त आयोग बनता है, वित्त आयोग डिसाइड करता है। बहुत सारे जो डायरेक्ट टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो डिसाइड करती है कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है राज्यों के बीच में। तो कहने का मतलब जिस देश ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, जिस देश ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, इसका दो पर्पस होता है, दो मकसद होता है, दो उद्देश्य होता है। इसमें से पहला चीज़ ये है कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला ऑब्जेक्टिव उसको ये होता है कि अगर देश बड़ा है तो सरकारों के काम को बांट देना चाहिए, सरकार को क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि हर सरकार पर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। तो इससे क्या होता है, जो सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है वो बना हुआ रहता है, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। कोई भी देश एक तरह का नहीं होता, उसमें तरह तरह के मतलब डिफरेंसेस होते हैं। हमारे ही देश में देखा जाए बहुत सारे स्टेट्स माउंटेन पर हैं, बहुत सारे स्टेट्स प्लेन पर हैं, बहुत सारे स्टेट जो है प्लेट्यू रीजन में है, बहुत सारे स्टेट्स जो है कोस्टल एरिया में आता है, बहुत सारा स्टेट जो है वो आइलैंड के रूप में है। ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, लैंग्वेज अलग है, लिटरेचर अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। हमारा देश ही कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी कहलाता है, जहाँ मतलब आपकी जो संस्कृति है डिस्ट्रिक्ट चेंज करने से बदल जाती है। तो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना बड़ा आवश्यक है। आपके देश में जो विभिन्नताएं हैं, इन आधारों पे जो अभी आपने बोला है, उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होता है वो क्या होता है, एग्री होता है कि हाँ ये इस मामले में हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। अब जैसे देश के डिफेंस की बात है या देश के फॉरेन पॉलिसी की बात है, वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरे देश के लिए, है ना। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और
देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक फेडरल कंट्री रन करता है म्यूचुअल ट्रस्ट पे। सेंट्रल को ये बिलीव होना चाहिए, जो हमारा सेंट्रल अथॉरिटी है उसको ये बिलीव होना चाहिए कि स्टेट विल कोऑपरेट विथ अस, और स्टेट को भी ये लगना चाहिए कि हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं होने वाला है। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, विश्वास, दो सरकारों के बीच में एक आपसी विश्वास का माहौल क्रिएट करना, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और भारत इतनी विभिन्नताओं के बावजूद आज अगर यूनाइटेड है तो इसके पीछे एक स्पिरिट काम करता है, और वो स्पिरिट क्या है? लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो। और हमें हमारे लोगों को, हम लोगों को डाइवर्सिटी का सम्मान करने के लिए आता है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और सारी डाइवर्सिटी को सब मर्ज करके एक हो जाते हैं। एंड वो एक क्या है? द सेंस ऑफ इंडियननेस।